बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सलाम कबूल करें। आपके लिए बहुत दुआएं, आपके मामलात और मैं आपके सामने चंद बातें तो मैं करूँगा पीएमएस के बारे में, मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में। पीएमएस 2022 के बारे में मैं कह रहा था कि चांसेस हैं कि 2022 में हो जाए, लेकिन ये जो प्रोसेस है जुलाई वाला शुरू हो रहा है तो 23 से लेके तो 4-5 महीने तो लग जाने हैं, इंटरव्यू तक 5 महीने। तो या तो ऐड इसकी फिर दिसंबर में आएगी और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, या फिर ये होगा कि कुछ सीटें जो 2022 में तकसीम नहीं हुई वो इसी में ऐड कर दी जाएंगी। दूसरा, मिनिस्ट्रियल कोटे के बारे में मैंने बताया कि यकीनन जुलाई अगस्त में आमद है। बाकी जो मामला है आपके सामने है। पीएमएस तो अब बहुत ज़्यादा स्पीड लगा चुका है, इस पे आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए, कोई भी पेपर अब रुकने वाले नहीं है। चांसेस के बारे में मेरे वेलविशर को समझ नहीं आई। बहुत इजी सी बात है, अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो तब भी चांस ज़ाया नहीं होता। रिटर्न में अगर 40 से ज़्यादा ले जाते हो तो चांस ज़ाया नहीं हो जाता। हाँ, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में अगर आप 50 से कम लेते हैं तो फिर चांस ज़ाया हो जाएगा। अगर 50 से ऊपर है और आप रेकमेंड नहीं हुए तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। तो जो अप्लाई करके एब्सेंट रहते हैं, इम्तिहान नहीं देते, उनका भी चांस ज़ाया नहीं होता। रिफॉर्म के बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी कि ये फार्मूला ख़त्म होने से कोई नुकसान हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। ये चूँकि बीए और एमए वालों के लिए तकलीफदार था, तो कुछ दोस्त मेरे बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स का होता है सिलसिला, उसमें जो एकेडमिक मार्क्स गिने जाते हैं 40 के करीब, 40 बल्कि, तो वो नहीं होंगे, तो वो सब के लिए नहीं होंगे। अब मैंने अपने इंग्लिश के जो वेल विशर्स हैं उनसे वादा किया हुआ था कि मैं कोई ना कोई वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो मैं एक ज़ाती सदमे में रहा और इस पोजीशन में नहीं था कि बना सकूं, लेकिन फिर आपसे वादा निभाने का सोचा था तो मैं चंद बातें करता हूं। एक तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहता हूं। मैं ये कहूँगा, एक तो आप एकेडमिक की और कंसेप्चुअल तैयारी करें, हर एज को समझ के करें। अब जैसे आप एंग्लो सेक्शन से शुरू होते हैं, उसमें स्टोन एज का भी पता होना चाहिए। वो क्या है 30,000 BC से लेके 3,000 तक। फिर आपकी आयरन एज आ जाती है, वो 1200 BC से लेके 1600 AD तक है। उसमें स्कैंडिनेवियन जो है उनमें जो आयरन एज है 800 BC में ख़त्म हुई। तो इसी तरह जो ओवरऑल इंग्लैंड है उसमें 43 AD में ख़त्म हुई, लेकिन अब भी ये आयरन एज ही चल रही है। आजकल का दौर भी आयरन का ही है। इसके बाद कल्टिक्स आ जाते हैं, तो कल्टिक्स माय डियर 500 BC से लेके 500 AD तक आप कह सकते हैं, क्योंकि 500 AD तक वो रहे। हालांकि जब 43 AD में रोमन्स आए थे तो ये महकूम हो गए थे या गायब हो गए थे। तो इनका पीरियड हम 500 BC से लेके 43 AD तक भी कह सकते हैं। अब रोमन जो है पीरियड, उसको समझना भी ज़रूरी है। आप डायरेक्ट एंग्लो सेक्शन से शुरू हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये इनसे पहले भी तो कुछ था। तो रोमन 43 AD में आ गए थे, उससे पहले भी रोमन 54 और 55 AD में आए, जबकि जूलियस सीजर ने इन पे हमला किया था। उसने क्यों हमला किया था? क्योंकि जो फ्रेंच से लड़ाई थी इनकी, रोमन की, गाल के मकाम पे जो कि फ्रेंच में है, तो ये ब्रिटेन ने उनकी सपोर्ट की थी। तो इनको सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। बहरहाल आखिर में वो आकर काबुल हो गए और वो 43 AD में काबुल रहे। तो माय डियर वेलविशर, वो 410 AD तक रहे और 367 ईयर उन्होंने रूल किया। वो वापस क्यों गए? क्योंकि एक बहुत ही जो डेंजरस कबीला था विस्टिगॉथ्स, उन्होंने उस पर रोमन में हमला कर दिया था, तो वो अपने वतन को बचाने के लिए वापस गए। तो ये कुछ पास्ट की बातें हैं। अब इंग्लिश जो है वो ज़मान कैसे फ्लोरिश हुई और एंग्लो सेक्शन में क्या उसका रहा। अब आप ये देख लें कि जो एंग्लो सेक्शन का पीरियड है वो शुरू हो रहा है इनके जाने के बाद, तो 1066 तक ये पीरियड है। 400 से ले लें या 450 से ले लें, 1066 तक है।
तो इसमें आपने पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखना है, कल्चर और ट्रेडिशन भी देखने हैं और लिटरेचर को भी देखना है। तो लिटरेचर को, कल्चर और ट्रेडिशन, तो आपको पता है कि उस वक्त क्या था, ट्राइब थे, उस वक्त जंगें थी, जंग की बातें थी, बैटल की बातें थी, रिलीजियस पकड़ रहा था जोर, रिलीजियस की बातें थी, फिर क्रिश्चियनिटी आम हो रही थी तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से बातें थी। लिटरेचर में जो उस दौर में काम हुआ उसमें आप देखेंगे कि उसमें मेन काम जो हुआ वो पोइट्री में ही हुआ। जर्मैनिक लोग जब आए ये एंग्लो सैक्सन की शक्ल में, तो इन्होंने यकीनन अपने साथ कुछ लिटरेचर लेके आए जिसमें बियोवल्फ का मिसाल दी जाती है जो कि एक बहुत बड़ी एपिक है। तो इसके बाद जो रिकॉर्ड है इसका पोइट्री का वो एक्सीटर में मौजूद है। एक्सीटर एक एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स है जो कि एंग्लो सैक्सन की दौर की है। एंग्लो सैक्सन का दौर था, ओल्ड इंग्लिश दौर था, उसमें विट्स शामिल है, डियोर शामिल है, वांडर शामिल है, वाइफ लेमन शामिल है, उसमें वांडर के अलावा उसमें हस्बैंड मैसेज भी मौजूद है। तो यूँ बहुत सारी ये पोएम है जिसमें वही तस्वर मिलता है क्योंकि उसमें ट्राइब लाइफ थी, उसमें लड़ाइयाँ झगड़े थे, उसमें जुदाई की बातें थी, उसमें रिलीजियस में फैक्टर था, उसमें ट्रेडिशन ओरल चल रही थी, ओरल में ये काम चलते रहे। तो जब फिर ये रिलीजियस पोइट्री फैली तो रिलीजियस पोइट्री जो है वो भी इसी दौर में आ गई थी। इस दौर में ही जो चंद मशहूर सेंट थे जो कि ये लेके आए। तो यहाँ जो फिर रिलीजियस पोइट यहाँ जिन्होंने नाम पैदा किया है उसमें कैडमन का काम है। कैडमन आपको पता है, कैडमन ने क्रिएशन पे लिखा है, उसमें फिर एक्सोडिस फ्रॉम इजिप्ट लिखा है और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ डैनियल की लिखी है। तो ये आप नाम याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू की शक्ल में आएंगे। फिर साइन वॉल्फ आपके सामने आता है, तो उन्होंने क्राइस्ट की लाइफ के बारे में लिखा है, उनकी नेटिविटी के बारे में, उनकी असर्शन के बारे में, उनके डूम डेज के बारे में, और फेट ऑफ जो है वो बुक उन्होंने लिखी है फेट के बारे में भी, तो वो भी मौजूद है। तो ये बुक्स के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। तो ये माय डियर वेल विशर, इस दौर में पोइट्री भी गज़ब की हुई थी, लेकिन इस पोइट्री में वही कल्चर और ट्रेडिशन थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पोइम लिखी गई हैं, उनके नाम एमसीक्यू की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। प्रोज के बारे में भी आप देखें तो प्रोज में बहुत बड़ा नाम जो आता है वो एल्फ्रेड का आता है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन। ही वॉज नॉट द फर्स्ट किंग ऑफ ब्रिटेन। फर्स्ट किंग ऑफ ब्रिटेन जो थे वो आस्टन थे। तो आस्टन ने क्योंकि बाकी इलाके भी कर लिए थे फतह, और फिर वो ब्रिटेन जो एक 1937 में कंट्री बन गया। तो फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंग जो एल्फ्रेड है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो इससे पहले थे वो रूलर कहला सकते हैं लेकिन किंग नहीं खिला सकते। इसी तरह एल्फ्रेड का बहुत काम है, आपको पता है। तो एल्फ्रेड ने ओरिजिनली प्रोज में बहुत कुछ लिखा, ऐड किया, एल्फ्रेड की बहुत है। फिर एल्फ्रेड की भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, फिर वल्स्टन की भी उसमें कंपटीशन है, फिर वेनरेबल बीड की भी बहुत इसमें है, हिस्सा है। तो एल्फ्रेड ने तो क्रॉनिकल लिखे जिसमें स्टेट के होने वाले तमाम हालात को विदाउट एनी क्रिटिसिज्म एज इट इज़ लिखा गया। जबकि बाकी जो आपके प्रोज राइटर हैं इन्होंने क्रिश्चियनिटी और मज़हब के बारे में लिखा। तो ये चार नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद एंग्लो से नॉर्मन का पीरियड आ जाता है। तो एंग्लो नॉर्मन के बारे में आपको पता होना चाहिए था कि ये ओरिजिनली वाइकिंग थे, ये स्कैंडिनेवियन से आए थे। तो ये जो इनका ड्यूक था वो नॉर्मंडी से आया था, इसीलिए ये नॉर्मन कहलाए। तो ये पहले फ्रेंच नहीं थे, लेकिन नॉर्मंडी पे कब्जा हो गया तो फ्रेंच के और हिस्सों पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर वार ऑफ हेस्टिंग्स हो गई जो कि 28/9/1066 में हुई, जिसमें नॉर्मंडी के विलियम ने शिकस्त दी और विलियम द कॉन्करर कहलाया। तो इसके दौर में जो है वो लिटरेचर भी जो था वो भी सेंट्रलाइज होता जा रहा था, उसमें लैंग्वेज ही इम्प्रूव हुई और उसमें लैटिन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। तो बहुत सारी ऐसी इसमें पोइट्री के बारे में मिलता है।
और जो इनके बारे में बड़ी बात है आपने रखना है ज़हन में कि एंग्लो नॉर्मन के दौर में 3 लैंग्वेज जो थी दे वर इन प्रैक्टिस। 3 लैंग्वेज मौजूद थी, जिनमें फ्रेंच भी थी, जिनमें लैटिन भी थी और जिनमें इंग्लिश भी थी। फ्रेंच सुपीरियर क्लास की लैंग्वेज थी, जबकि लैटिन जो थी वो चर्च की लैंग्वेज थी और जो इंग्लिश थी वो आम लोगों की ज़ुबान थी। इसी तरह इस दौर में रोमांस लिखी गई, इस दौर में बैलेड लिखी गई और लिरिक्स लिखी गई। रोमांस में किंग आर्थर के हवाले से लिखा गया और फिर शाह मीन के बारे में लिखा गया। इसी तरह अलेक्जेंडर के ग्रेट के बारे में भी और हेलन के बारे में लिखा गया। तो बैलेड में इनकी जज्बात की काशी थी और लिरिक्स में। तो इसके बाद फिर चौसर के दौर का आ जाता है, जिसमें लैंगलॉन्ड का बड़ा नाम है, पहला जो पोएट था। तो उसने भी वर्शन ऑफ पायरस में क्रिटिसाइज़ किया मज़हब को और मॉरल वैल्यूज को बताया है। तो माय डियर वेल विशर, ये बातें। फिर इसके बाद जॉन गॉवर आ जाता है, उसको भी ज़हन में रखिए। इसका स्टाइल भी नैरेटिव था और इसने ओरली सब कुछ बयान किया और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डेवलप हो गई। लेकिन इसमें इसकी जो मशहूर बुक थी वो क्या थी, पोइट्री जो थी वो कन्फेशन ऑफ एमनाटीज़ है, जिसमें कंजर्वेशन है बिटवीन पोइट एंड द इंटरप्रेटर ऑफ गॉड। तो दीज आर तो रिलीजियस जो है नेम ऑफ रिलीजियस पोइट जो इस दौर में हुए हैं वो भी उनका भी एक रही है, लेकिन वो कोई ऐसा जिक्र ना कर सके जिसमें एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पे उनके कोई असरात नज़र आए हों। तो आखिर फिर आगे मैंने आपको आज जो बताना था कि सरमन भी इन्होंने लिखे, इन्होंने सरमन और इन्होंने बाइबल को पैराफ्रेजिंग की, ये जो बड़े बड़े पोइट थे। तो इस दौर में जो प्रोज के बारे में लिखने वाले थे वो भी मौजूद थे। उसमें आपने ये देखना है कि उन प्रोज राइटर ने जो इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश की। तो डियर वेल विशर, तो इसमें आपका ये आ गया। आप चासर को भी देख लीजिएगा। चासर ने जो ज़्यादा काम किया है वो आपको पता है, चौसर के दौर में 100 ईयर वार भी हुई 1337 से लेके 1453 तक। उसकी डेट याद रखिएगा। ब्लैक डेथ 1348 से लेके 1376 तक। तो ये सारे काम जो है वो होते रहे। और इसके बाद जो आपका आता है कि इसके बाद जो है पीसेंट रिवॉल्ट भी हुआ 1381 में। इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसमें क्या था कि लेबर कम हो गई, लेबर ने डिमांड किया, टैक्स लग गया और ब्लैक डेथ ने भी इफ़ेक्ट किया। तो इस वजह से पीसेंट रिवोल्ट आया, जिसके भी लिटरेचर पे काफ़ी असरात हैं। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो चौसर है उसका कमाल है कि उसने रिलीजन रियलिज्म पे लिखा, आयरनी पे लिखा, स्टाइल पे लिखा। उसने शायर को 14th सेंचुरी का मिरर हमें दिखाया। हमें यूँ लगता है कि चौसर जैसे हर घर में जाकर बता रहा है। तो उसका जो 3 पीरियड हैं वो नुमाया है। एक फ्रेंच पीरियड है और एक उसका इटालियन पीरियड है और एक इंग्लिश पीरियड है। तो इंग्लिश पीरियड में इसने बहुत बड़ी जो काम किया वो कंटेम्पररी टेल्स हैं। उसमें जो करैक्टर जो रिलीजियस के मतलब थे, जैसे फ्रायर, समनर, मंक, पार्डनर, पार्सन वगैरह, उसके प्रायर्स के बारे में लिखा। फिर नाइट और स्क्वायर अच्छे करैक्टर थे, वो शिवलिक करैक्टर थे, वो जंगजू लोग थे और नाइट को प्रेजेंट करते थे। इसके अलावा क्लॉर्क भी है, वाइफ ऑफ बॉस का करैक्टर, फिर माइलर का और डॉक्टर ऑफ फिजिक्स वगैरह के जो करैक्टर है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पेश किए। इसके बाद रेफॉर्मेशन का दौर भी साथ शुरू हो जाता है, जिसमें विकलिफ का बड़ा नाम है। उन्होंने लेटर में बुक लिखी और ट्रांसलेशन की और रेफॉर्मेशन मूवमेंट को लेके चले। चर्च के अगेंस्ट बोले, किंग के अगेंस्ट बोले। तो ये मूवमेंट भी जो है मार्टिन लूथर, फिर वो उसका भी बड़ा नाम था विकलिफ के बाद। तो अब आगे आ जाता है रेनाइसेंस का पीरियड है जो 1660 तक जाता है। एलिजाबेथ के पीरियड में आपको पता है कि 2 बड़े ज़बरदस्त नाम थे। मार्लो उसे आप नहीं छोड़ सकते, शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते, तो उनको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद प्यूरिटन एज आती है, मिल्टन की एज आती है और इसमें मिल्टन की एपिक्स जो है वो बड़ी कमाल की है, पैराडाइज लॉस्ट, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मुख्तलिफ करैक्टर और एपिक की जो रिक्वायरमेंट है। तो बाकी एक मेरा पीरियड रह गया इस पर
कुछ हिस्सा तो इंशाल्लाह कल पेश करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।